20वीं शताब्दी के मानवाधिकार और नारीवादी आंदोलन। मानवाधिकार हमारी राष्ट्रीयता, निवास, लिंग, यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार हैं। हम सभी बिना किसी भेदभाव के अपने मानवाधिकारों के समान हकदार हैं। यह विश्वास कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मानवता के आधार पर कुछ मानव अधिकारों का हकदार है, बिल्कुल नया है और पिछली शताब्दियों में मानवीय गरिमा के विचार के विकास से उपजा है। डेविड थॉरो पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ सिविल डिसोबीडियंस में मानवाधिकार शब्द का उपयोग किया है। मानवाधिकारों के अन्य शुरुआती समर्थक अंग्रेजी दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल और अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकार थॉमस पेन थे। 1940 के दशक से पहले मानवाधिकार शब्द का इस्तेमाल शायद ही कभी किया जाता था। इसके नाम पर कोई निरंतर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन नहीं थे। अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए वैश्विक पहुंच वाले कोई गैर सरकारी संगठन NGO नहीं थे। हमारे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बनाया गया था। हालांकि 1990 के दशक तक हालात बदले से थे। बेहतर जाने माने पश्चिमी संगठन इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने मानवाधिकार के उल्लंघन की तलाश में दुनिया भर में चक्कर लगाया। नाटो ने मानवाधिकारों के नाम पर युद्ध चलाया। यूरोप और उत्तरी अमेरिकियों के लिए इन दोनों महाद्वीप से बाहर सैकड़ों गैर सरकारी संगठन थे जो खुद को मानवाधिकार एजेंसियों के रूप में परिभाषित करते थे। उनमें से लगभग सभी की उत्पत्ति 1985 से पहले नहीं थी। 20वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान मानवाधिकार राजनीतिक संचार का एक संकेत पहलू बन गया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध और इससे उत्पन्न होने वाले नए संघर्षों के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बढ़ते न्यायशास्त्र का हिस्सा था। तब से बड़ी संख्या में अभिनेताओं ने अपने अपने हितों की खोज में इसका उपयोग करते हुए विभिन्न उद्देश्यों के लिए मानव अधिकारों की भाषा को अपनाया है। दो महाशक्तियों और उनके सहयोगियों के बाद उपनिवेशवाद विरोधी मुक्ति आंदोलनों ने मानवाधिकारों पर चर्चा द्वारा प्रस्तावित क्षमता को पहचाना। 1960 और 1970 के दशक से नागरिक समाज की गतिविधियों के बढ़ते महत्व के कारण नए अभिनेता और मानवाधिकार सक्रियता के नए रूप सामने आए हैं। इस बीच कई सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संगठन मानवाधिकारों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत अधिकारों का दावा करने वाले दस्तावेज जैसे मैग्ना कार्टा 1215, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689, द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789 और यूएस संविधान और बिल ऑफ राइट्स 1791 आज के कई मानवाधिकार दस्तावेजों के अग्रदूत के रूप में लिखित है। फिर भी इनमें से कई दस्तावेजों को जब मूल रूप से नीति में परिवर्तित किया गया तब कई महिलाओं, विभिन्न रंग के लोगों और कुछ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक समूहों के सदस्यों को बाहर रखा गया। फिर भी दुनिया भर में उत्पीड़ित लोगों ने उन सिद्धांतों का पालन किया है जो इन दस्तावेजों को उन क्रांतियों का समर्थन करने के लिए व्यक्त करते हैं जो आत्मनिर्णय के अधिकार पर जोर देते हैं। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पूर्ववृत्त हैं जिसमें 19वीं शताब्दी में दास व्यापार को प्रतिबंधित करने और युद्ध की भयावहता को सीमित करने के प्रयास प्रमुख उदाहरण हैं। 1919 में देशों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना की जो श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित उनके अधिकारों के संबंध में रक्षा करने वाली संधियों की देखरेख करता है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में राष्ट्रसंघ द्वारा कुछ अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की गई थी। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के 56 सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR को अपनाया गया था। UDHR को लागू करने के लिए तंत्र स्थापित करने के लक्ष्य के साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने 2 संधियों का मसौदा तैयार किया। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध ऑप्शनल प्रोटोकॉल इन द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ICESCR। सार्वभौम घोषणा के साथ इनको आमतौर पर मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के रूप में संदर्भित किया जाता है। ICCPR जीवन के अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म और मतदान जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। ICESCR भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आश्रय जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। दोनों वाचाएं सभी व्यक्तियों के अधिकारों के विस्तार की बात करती हैं और भेदभाव को प्रतिबंधित करती हैं। 1997 तक 130 से अधिक देशों ने इन वाचाओं की पुष्टि की है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने केवल ICCPR की पुष्टि की है।
महिलाओं के अधिकार भी मानवाधिकार हैं। इस तथ्य को 1980 के दशक के एक आह्वान ने मानवाधिकार संगठनों के एजेंडे को दूसरे तरीके से विस्तारित किया। स्वदेशी लोगों के अधिकार, बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, यहाँ तक कि आर्थिक और सामाजिक अधिकार 1970 में मानवाधिकार दावों के रूप में कोई भी प्रबल नहीं था। सभी एक तरह से सदी के अंत तक चर्चा का हिस्सा बन पाए। 1990 का दशक मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य से सही नहीं रहा। रवांडा, कोसोवो, पूर्वी तिमोर, इराक, वेस्ट बैंक का उदाहरण हमारे पास है। तालिबान के अधीन अफगानी महिलाओं के लिए विस्तारित मानवाधिकार, या फिर अर्जेंटीना के बेरोजगारों का मामला, या अमेरिकी जेलों में मानसिक रूप से बीमार लोग, या फिर इराक या तुर्की में कुर्दों की प्रताड़ना मानवाधिकार के न्यूनतम चरण को प्रदर्शित करता है। 20वीं शताब्दी के मध्य की घटनाओं को हम नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। इसके मूल में अफ्रीकी अमेरिकियों को वोट देने का अधिकार एक प्रमुख राजनीतिक अधिकार का विस्तार करने का अभियान था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समुदाय आज पारंपरिक रूप से एक समूह के रूप में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और दूसरे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के बीच अंतर करता है। नागरिक और राजनीतिक का यह जुड़ाव अपेक्षाकृत नया है। यह उनके बीच का अंतर था जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए, महिलाओं को 1800 के दशक में संपत्ति के मालिक होने का अधिकार मिला, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं। नारीवादी आंदोलन, महिला आंदोलन, पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता के कारण महिलाओं के मुद्दों पर कट्टरपंथी और उदार सुधारों के लिए सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक अभियानों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। इस तरह के मुद्दे महिला मुक्ति, प्रजनन अधिकार, घरेलू हिंसा, मातृत्व अवकाश, समान वेतन, महिला मताधिकार, यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा हैं। 1800 के दशक में इसकी शुरुआत के बाद से आंदोलन की प्राथमिकताओं का विस्तार हुआ है। नारीवादियों का तर्क है कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक औचित्य के सभी पहलुओं में महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नारीवादी जिस तरह के आंदोलन करते हैं, वह महिलाओं के लिए समान अधिकार है। महिला आंदोलनों ने अभियान चलाया है और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखा है, और उन्होंने महिलाओं और लड़कियों को यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से बचाने के लिए भी काम किया है। पश्चिमी समाज में महिला आंदोलन। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के कई देशों में नारीवाद को विद्वानों ने 3 लहरों में विभाजित किया है: पहली, दूसरी और तीसरी लहर। हाल के 2010 के दशक की शुरुआत से नए मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा विशेषता प्राप्त एक चौथी लहर की बात कही जा रही है। उत्तर मध्यकालीन लेखिका क्रिस्टीन द पिज़ान संभवतः पश्चिमी परंपरा में सबसे शुरुआती नारीवादी थीं। नारीवादी विचार ने प्रबुद्धता के दौरान लेडी मेरी वर्टली मॉन्टेग्यू और मार्क्वस द कॉन्डोसेट जैसे विचारकों के साथ महिलाओं की शिक्षा को चैंपियन बनाना शुरू कर दिया। महिलाओं के लिए पहला वैज्ञानिक समाज 1785 में डच गणराज्य के दक्षिण में एक शहर मिडलबर्ग में स्थापित किया गया था। हालांकि नारीवादी आंदोलन अमेरिका में टेम्परेंस आंदोलन, टेम्परेंस मूवमेंट के साथ पहले ही शुरू हो चुका था। फेमिनिज्म की पहली लहर, जिसे सफ्रागेट आंदोलन, सफ्रेजेट मूवमेंट के रूप में जाना जाता है, जो 19-20 जुलाई 1848 को सेनेका फॉल्स, न्यूयॉर्क में पहले महिला अधिकार सम्मेलन के दौरान शुरू हुई थी। सम्मेलन में 300 से अधिक लोग शामिल हुए, जो मुख्य रूप से गोरे नस्ल, मध्यम वर्ग की महिलाएं थीं। 68 महिलाओं और 32 पुरुषों ने डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शिक्षा, संपत्ति के अधिकार, संगठनात्मक नेतृत्व, मतदान के अधिकार और वैवाहिक स्वतंत्रता के आधार पर महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों का आह्वान किया गया। सफ्रागेट के पहले बड़े प्रदर्शन के लिए 3 मार्च 1913 को वाशिंगटन डीसी में एक परेड आयोजित की गई। परेड ने 5000 से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित किया, जिनका नेतृत्व इनेज मिलहोलन ने किया था। इस परेड में आंदोलनकारियों को पुरुषवादी सोच वाले नाराज लोगों की भीड़ द्वारा महिलाओं को मौखिक और शारीरिक रूप से अपमानित भी किया गया। 1960 के दशक की नारीवाद की दूसरी लहर को ल मूवमेंट द लिबरेशन दे फेम्स, महिला मुक्ति आंदोलन, कहा गया। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा और व्यापक सामाजिक आंदोलन था। दूसरी लहर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आंदोलन पर आधारित थी। कार्यकर्ताओं ने लैंगिक मुद्दों, महिलाओं की यौन मुक्ति, प्रजनन अधिकार, महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और हिरासत और तलाक कानूनों में बदलाव के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसा माना जाता है कि नारीवादी आंदोलन ने 1963 में ध्यान आकर्षित किया, जब बेटी फ्रीडान ने अपना उपन्यास द फेमिनिन मस्टीक प्रकाशित किया। फ्रीडन ने अवसाद का वर्णन करने के तरीके के रूप में महिलाओं के जीवन में अपने सीमित विकल्पों के बारे में महसूस किया। महिला आंदोलन मई 1968 में और अधिक लोकप्रिय हो गया जब महिलाओं ने और विस्तारित रूप से पढ़ना शुरू किया।
सिमोन द बोवॉर द्वारा 1949 में द सेकंड सेक्स पुस्तक लिखी गई। डी बेवॉयर के लेखन ने समझाया कि प्रतिभाशाली महिलाओं के लिए सफल होना क्यों मुश्किल था। बेवॉयर के अनुसार बाधाओं में शामिल था एक ही पेशे में पुरुषों जितना पैसा बनाने में महिलाओं की अक्षमता, महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियां, प्रतिभाशाली महिलाओं के प्रति समाज के समर्थन की कमी और महिलाओं का डर कि सफलता एक नाराज पति को जन्म देगी। बेटी फ्रीडान जैसे अन्य विद्वानों के साथ सिमोन द बोवॉर के काम ने नारीवादी आंदोलन को दूसरी लहर को मजबूत करने में मदद की। महिला मुक्ति आंदोलन में योगदान करने वालों में सिमोन द बोवॉर, क्रिस्टियान रॉशफोर्ड, क्रिस्टीन डेल्फी और एनी ट्रिस्टन शामिल हैं। 1960 के दशक में निर्णायक क्षण 7 सितंबर 1968 को अटलांटिक सिटी में मिस अमेरिका प्रतियोगिता के विरोध में आयोजित एक प्रदर्शन था जिसे मवेशी परेड कहा जाता है। विरोध का उद्देश्य सौंदर्य मानकों और महिलाओं के वस्तुकरण पर ध्यान आकर्षित करना था। इस युग के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार और गर्भनिरोधक और गर्भपात का अधिकार जैसे समान अधिकार प्राप्त हुए। नारीवाद का तीसरा लहर 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू होने के साथ 2010 के दशक में चौथी लहर के उदय तक जारी रहा। 1980 और 1990 के दशक ने नारीवादी आंदोलन में एक अलग दृष्टिकोण आकर्षित किया और इसे गर्ल फेमिनिज्म या दंगा गर्ल फेमिनिज्म कहा गया। 1990 के दशक में नारीवादियों ने नारीवादी होने के अर्थ को फिर से परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने व्यक्तिवाद और विविधता को अपनाया और अनुरूपता को खत्म करने पर जोर दिया। 20वीं सदी की महिला में यह सब पाने की इच्छा रखने की मानसिकता थी। वे एक पेशेवर करियर के साथ साथ एक पत्नी और मां बनना चाहती थीं। पश्चिमी समाज में महिलाओं के आंदोलन के दौरान महिलाओं के मताधिकार, तलाक, गर्भावस्था के संबंध में महिलाओं के व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार सहित प्रभावशाली परिवर्तन हुए हैं। इसने महिलाओं के लिए अधिक समान वेतन पर व्यापक रोजगार और विश्वविद्यालय शिक्षा तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त किया है। तीसरी लहर में नई नारीवादी धाराओं और सिद्धांतों का उदय देखा गया, जैसे कि प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शनैलिटी, सेक्स सकारात्मकता, शाकाहारी पारिस्थितिकतावाद, ट्रांसफेमिनिज्म और उत्तर आधुनिक नारीवाद। उत्तर के देशों में नारीवादी आंदोलन। इन आंदोलनों के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के नारीवादी आंदोलनों को आम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एशिया में नारीवाद एक अधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि यह महिलाओं के मानवाधिकारों और विशेष रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक वास्तविकताओं की सार्वभौमिकता दोनों को अपनाने का प्रयास करता है। यह लैंगिक समानता को महसूस करने के संघर्ष को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाता है। एशिया में महिला मुक्ति आंदोलन 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक में शुरू हुआ था। एशिया में महिला मुक्ति आंदोलनों ने परिवार के साथ महिलाओं के संबंधों को फिर से परिभाषित करने की मांग की। एशिया में महिलाओं की मुक्ति ने उन विशेष चुनौतियों का भी सामना किया। चीन में नारीवाद 20वीं सदी में 1911 में चीनी क्रांति के साथ शुरू हुआ। चीन में नारीवाद का समाजवाद और वर्ग संघर्ष के साथ एक मजबूत संबंध है। नारीवाद शब्द पहली बार 1791 में चीन को प्रेषित किया गया था, जिसे ओलिम्पे द गाउजेस ने प्रस्तावित किया था और महिला मुक्ति को बढ़ावा दिया था। चीन में नारीवादी आंदोलन मुख्य रूप से महिला नारीवादियों से पहले पुरुष नारीवादियों द्वारा शुरू और संचालित किया गया था। 1970 के दशक में महिला और नारीवाद के बारे में मार्क्सवादी दर्शन चीन को प्रेषित किया गया था और लिंग समानता को संबोधित करने के लिए वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल सिद्धांतों को पेश करके चीन में नारीवाद आंदोलन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। ऐसा माना जाता है कि 1868 मेजी पुनर्स्थापन के बाद पश्चिमी जीवन शैली के कारण जापान में नारीवादी आंदोलनों का उदय हुआ। हालांकि अन्य लोगों का मत है कि जापानी महिलाओं का आंदोलन देशी और आयातित दोनों तरह की सोच से प्रभावित हुआ था। उमर रिबू एक महिला मुक्ति आंदोलन 1970 में वियतनाम युद्ध के खिलाफ अभियानों के कारण शुरू हुआ। यह आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में महिलाओं के आंदोलन के समान था। दो महाशक्तियों और उनके सहयोगियों के बाद उपनिवेशवाद विरोधी मुक्ति आंदोलनों ने मानवाधिकारों पर चर्चा द्वारा प्रस्तावित क्षमता को पहचाना। इसने आधुनिक जापान में पुरुष वर्चस्व की आलोचना की और आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रणालियों के परिवर्तन का आग्रह किया। दक्षिण कोरिया में दो प्रकार के महिला आंदोलन हैं जिन्हें कट्टरपंथी या सुधारवादी कहा जाता है। सुधारवादी महिला आंदोलन समाज में महिलाओं की भूमिकाओं को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनमें से अधिकतर समूह काउंसिल ऑफ कोरियन विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस (CKWO) से संबद्ध हैं। सबसे लोकप्रिय संगठन यंग विमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन (YWCA) रहा है। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया में कट्टरपंथी महिला आंदोलन व्यापक मानवाधिकार मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
विमेन सोसाइटी फॉर डेमोक्रेसी दक्षिण कोरिया में महिलाओं के कट्टरपंथी संगठन में से एक है जिसे 1987 में भ्रमित किया गया था और यह मानता है कि मानवाधिकार के मुद्दे को यौन समानता के मुद्दों पर तरजीह दी जाती हैं। 1970 के दशक तक महाराष्ट्र राज्य में सूखे ने कई लोगों की स्थिति खराब कर दी। 1974 में नवनिर्माण आंदोलन से प्रोत्साहन के साथ विभिन्न वर्गों की महिलाओं ने प्रत्यक्ष कार्यों में संलग्न होना शुरू किया। 1970 के दशक में भारत में महिला मुक्ति का विचार एक सम्मानजनक विषय बन गया। महिलाओं ने यह देखना शुरू किया कि कानूनी सुरक्षा उनके जीवन की वास्तविकता को बदलने के लिए बहुत कम कर रही है। गरीबी में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं ने खुद को आर्थिक और सामाजिक वंचितों के रूप में देखना शुरू कर दिया, तथापि वर्गवाद और लिंगवाद को चुनौती दी। हालांकि 1970 के दशक में महिला मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाली अधिकांश महिलाएं मध्यम वर्ग या उच्च जाति का हिस्सा थीं और शहरी और शिक्षित थीं। केरल का महिला संघ 1970 तक 100,000 सदस्यों तक बढ़ गया था और गणतांत्रिक महिला समिति, लोकतांत्रिक महिला संगठन, ने अप्रैल 1973 में पश्चिम बंगाल में एक राज्य सम्मेलन आयोजित किया जिसमें लगभग हर जिले से 121,632 सदस्य थे। 1974 में महाराष्ट्र में महिला मूल्य वृद्धि विरोधी आंदोलन, हैदराबाद के महिलाओं के प्रगतिशील संगठन पाव और बॉम्बे के स्त्री मुक्ति संगठन जैसे संगठनों का गठन हुआ, जिसमें महिलाएं इन वामपंथी संगठनों में अधिक संख्या में शामिल हुईं। पहला लोकतांत्रिक महिला संघ सम्मेलन दिसंबर 1974 में तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। दिल्ली में छात्र अशांति और विरोध ने महिलाओं को अपना मानवाधिकार आंदोलन बनाने के लिए प्रेरित किया। भारत में 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद महिला आंदोलन में सदस्यता बढ़ गई। 1980 फोरम अगेंस्ट रेप बॉम्बे में कामा हॉल में आयोजित एक बिंदु को चिन्हित करता है जहां कार्यकर्ताओं ने महसूस किया कि प्रणालीगत मुद्दों से निपटने के लिए कानूनी सुधार और जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाला बहुआयामी संघर्ष आवश्यक था और नारीवादियों के विभिन्न गुट मुद्दों को हल करने के लिए एक साथ आने लगे। भारत में महिला आंदोलनों द्वारा प्राप्त प्रगति के कई संकेतों के बावजूद आधुनिक भारतीय महिलाओं को अभी भी विभिन्न भेदभाव के मुद्दों का सामना करना पड़ता है। भारत में प्रधान पितृसत्तात्मक संस्कृति ने भूमि के अधिकार और शिक्षा तक पहुंच को कठिन बना दिया है। पिछले दशकों में गर्भपात की एक चिंताजनक प्रवृत्ति का उदय हुआ है जो सेक्स के लिए चयनात्मक है। भारत में महिला आंदोलन इन प्रवृत्तियों को अन्याय के रूप में देखते हैं जिन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिए। यह कहा जा सकता है, एशिया में नारीवादी आंदोलन 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जिसने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया। 20वीं शताब्दी में दुनिया में महिलाओं को लैंगिक समानता और समानता दोनों की पेशकश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विभिन्न घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कई को एशिया में व्यवहार में नहीं लाया गया है। 21वीं सदी में नारीवादी आंदोलन उन महिलाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है जिनके पास अपने जीवन के पाठ्यक्रम को तय करने की शक्ति है। एशिया में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए हमें अभी भी असमान आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण, लैंगिक हिंसा और मानव तस्करी की चुनौतियों से पार पाना है। लैंगिक रूढ़िवादिता जो महिलाओं पर पुरुषों का पक्ष लेती है, अक्सर स्कूली पाठ्यपुस्तकों में प्रबल होती है और कभी-कभी धार्मिक शिक्षाओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है। उदाहरण के लिए बौद्ध अभी भी मानते हैं कि एक पुरुष के बजाय एक महिला के रूप में पुनर्जन्म इंगित करता है कि पिछले जन्मों में कम योग्यता अर्जित की गई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई इस्लाम परंपरागत रूप से बहुत सहिष्णु रहा है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में सही पोशाक, विशेषकर सिर ढकना और सार्वजनिक व्यवहार पर अधिक जोर दिया गया है। हालांकि 20वीं में उभरे वैश्वीकरण की प्रक्रिया और संचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत ने उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई को कम कर दिया है, जिसने वर्तमान में उभरते हुए नारीवादी एजेंडे के प्रसार को सुगम बनाया है। यह घटना #MeToo आंदोलन में विशेष रूप से स्पष्ट है, जो ग्लोबल नॉर्थ में उभरा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दों के संबंध में एशिया में नारीवादियों द्वारा प्रसारित और आसानी से अपनाया गया। हालांकि अभी भी पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों और आर्थिक बाधाओं के कारण एशिया में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक कम पहुंच है। बांग्लादेश में महिला कारखाने के कर्मचारी दुर्व्यवहार के खिलाफ सामूहिक आवाज उठाने के लिए हैशटैग के बजाय भूख हड़ताल और लामबंदी के अधिक पारंपरिक तरीकों की ओर रुख करते हैं। तथापि पाकिस्तान में औरत मार्च, महिला मार्च इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे महिला मुद्दों को उठाने के लिए इस आंदोलन ने शहरी शिक्षित नारीवादियों, हाशिए पर रहने वाली गरीब शहरी महिलाओं और ग्रामीण महिला कृषि श्रमिकों को एक साझा मंच पर लाया। सभी उम्र, वर्गों और लिंग के नारीवादियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधित्व के साथ पाकिस्तान में ढाबस आंदोलन और भारत के पिंजरा तोड़ो और आई विल गो आउट आंदोलन अधिक समावेशी गठबंधनों के अतिरिक्त उदाहरण हैं।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, 20वीं सदी में आधुनिक मानवाधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। तब से दुनिया ने गहरा सामाजिक परिवर्तन देखा है। दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के अधिकारों, नागरिक अधिकारों और रंगभेद के प्रतिरोध के लिए संघर्ष स्थानीय और वैश्विक सक्रियता के उदाहरण हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण प्रगति की है। कई अन्य मुद्दों के संबंध में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसमें स्वदेशी लोगों, विकलांग व्यक्तियों और विविध यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना शामिल है। अपेक्षाकृत नए मुद्दे जैसे इंटरनेट युग में निजता का अधिकार और साइबर बदमाशी की रोकथाम अब जन जागरूकता में प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया भर में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में व्यक्त सिद्धांत निरंतर संवाद और कार्रवाई को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रों के बीच वैश्विक सहमति है कि प्रत्येक व्यक्ति मानव अधिकारों का हकदार है। उन्हें सभी के लिए एक वास्तविकता कैसे बनाया जाए, यह हमारी लगातार विकसित हो रही मानवाधिकार बातचीत का हिस्सा है।